Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का इस चैनल पर। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 19 आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्नों का समावेश इस टेस्ट में किया गया है और आज मैंने विज्ञान पर्यावरण शिक्षण के लिए एक प्रयोग प्रदर्शन विधि जो है वो अपलोड कर दी है। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। और मित्रों, वो जो विधि है वो सामाजिक के लिए भी उपयोगी है, तो सामाजिक वाले भी बिल्कुल उसको देख सकते हैं क्योंकि सामाजिक में भी प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है। तो मित्रों, जिसके सामाजिक है, विज्ञान है या फिर पर्यावरण है, वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों, उस वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट नंबर 19 को। मित्रों, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार टेस्ट है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। किस मनोवैज्ञानिक का यह मानना था कि मानव मन का विकास सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जिसमें मन को बच्चों एवं वयस्कों के मध्य होने वाली अंतः क्रिया द्वारा सांस्कृतिक निर्मितियों के रूप में। साथियों, प्रश्न को अच्छी तरह से समझिए और विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखिए कि आपका आंसर क्या रहेगा। पहला विकल्प आता है वाइगोत्स्की, दूसरा विकल्प आता है जीन पियाजे, तीसरा आता है जेरोम ब्रूनर और चौथा आता है कोहलर। तो मित्रों, इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा वाइगोत्स्की, क्योंकि वाइगोत्स्की ने ही सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और यहाँ पर देखिए, आप इन दोनों शब्दों को पकड़ के भी इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते थे। तो मित्रों, यहाँ आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है मित्रों, असत्य कथन नहीं है। देखो, असत्य कथन नहीं है, ये देखना है आपको। विकल्प है विकास एवं वृद्धि आपस में सह संबंधित नहीं है। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि समाहित है। वृद्धि एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विकास समाहित है। विकास केवल परिणात्मक परिवर्तन को इंगित करता है। तो मित्रों, ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझिए। असत्य कथन नहीं है, यूँ पूछ रहे असत्य कथन नहीं है, मतलब आपको इसमें सत्य कथन को देखना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर आता है वो रहेगा दूसरा विकल्प। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि समाहित होती है, ये असत्य कथन नहीं है, ये एक सत्य कथन है। बाकी विकास एवं वृद्धि आपस में सह संबंधित नहीं है, ये तो असत्य है। वृद्धि एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विकास समाहित है, ये असत्य है। विकास केवल परिमाणात्मक होता है, ये भी असत्य है। तो मित्रों, यहाँ पे आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक बालक कक्ष में एक छात्र का सुंदर कलम देखकर उसे चुराने का मन बनाता है। कि कोई छात्र है, उसको किसी दूसरे छात्र का अच्छा पेन दिखा जो उसे बहुत बढ़िया लगा, परंतु चोरी करना पाप है, इसलिए वह ऐसा नहीं करता है। इस स्थिति में वह किस रक्षात्मक प्रक्रम का उपयोग करता है? दमन, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिगमन और विस्थापन। तो मित्रों, इसका राइट आंसर आता है दमन, क्योंकि देखिए उसने उसके अंदर कोई इच्छा उत्पन्न हुई, उसको दबा लिया। तो मित्रों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दमन रहेगा। प्रथम विकल्प इसका बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। मित्रों, प्रश्न नंबर 4 है, अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, संबद्ध प्रतिक्रिया, प्रबलन सिद्धांत और उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो मित्रों, इसका राइट आंसर जो रहता है वो रहेगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में व्यक्ति को कोई चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे चूहे पर प्रयोग यहाँ पर क्रिया प्रसूत में स्किनर ने किया था, वहाँ पर चूहे को आवश्यकता थी भोजन की, उसे भूख लगी थी, तो उसे अभिप्रेरणा हुई भोजन ढूंढने के लिए, और फिर उसने उसकी जांच की, उसने भोजन प्राप्त करने की कोशिश की और उसको भोजन प्राप्त हो गया। तो मित्रों, यहाँ पर प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5वां प्रश्न है, एक बालक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर कहता है कि पेपर कठिन था तथा उसे बुखार भी आ रहा था। इस प्रक्रिया में बालक द्वारा किस रक्षात्मक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? विस्थापन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण और प्रतिक्रिया निर्माण। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर इस ऑप्शन को देखते हुए आपका प्रक्षेपण उत्तर सही रहेगा। अगर प्रक्षेपण की जगह यहाँ पर एक और विकल्प आपका अगर आ जाता है युक्तिकरण वाला, ठीक है, युक्तिकरण, तो ये युक्तिकरण का उदाहरण है। वैसे तो ये युक्तिकरण का है, लेकिन युक्तिकरण विकल्प में नहीं होने के कारण आपको कौन सा लगाना होगा? प्रक्षेपण यहाँ पर लगाना होगा। अतः मित्रों, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 में
छठा प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षक छात्र को बता रहा है कि पानी को बर्फ या भाप में परिवर्तित करने पर उसकी मुख्य विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। बालक के विकास की पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था मानी जाएगी? मूर्त क्रियात्मक अवस्था, अनौपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था और पूर्व क्रियात्मक अवस्था। तो मित्रों सोच समझकर इसका आंसर दीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन अगर दिमाग नहीं लगाया तो आपसे ये सही भी नहीं हो पाएगा। मित्रों इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि देखिए पानी को बर्फ में या भाप में परिवर्तित करने पर भी उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं जल की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो जल की मुख्य विशेषता है वो कोई दिखती नहीं है, वो एक अमूर्त चीज़ है। उसका पता होता है कि भाई इसमें ये विशेषता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। तो मित्रों ये होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही इसको रखा जाता है। इसका दूसरा ही विकल्प सही है, जिसको औपचारिक क्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे मित्रों। 7वां प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में एक शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष एक कार्ड पर वृत्त तथा दूसरे कार्ड पर इलिप्स का प्रदर्शन किया जाता है तथा दोनों छात्रों से अंतर करने के लिए कहा जाता है। शिक्षक द्वारा RM ज्ञान की किस अधिगम प्रक्रिया का सहारा लिया जा रहा है? अपवर्तीय विभेदीकरण अधिगम, संकल्पना अधिगम, समस्या समाधान अधिगम और संकेत अधिगम। तो मित्रों आपको मैंने साइकोलॉजी का जो कोर्स करवाया है उसमें 1-2 टॉपिक छूटे हैं, जिसमें RM ज्ञान का सिद्धांत भी शामिल है। तो मैं आपको किसी दिन विशेष क्लास लेके बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दूंगा। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपवर्ती विभेदीकरण अधिगम। इसका पहला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे मित्रों। 8वां प्रश्न है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नोम चोम्स्की और टोलमैन। तो मित्रों कि भाई भाषाई गुण जन्मजात होते हैं, तो ये दावा करने वाले थे मित्रों नोम चोम्स्की। इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत भी दिया था, और यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प ही बिल्कुल राइट रहेगा प्रश्न नंबर 8 में। 9वां प्रश्न है, देखिए, निम्न में से अधिगम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? अच्छा शैक्षिक वातावरण, शिक्षक, शिक्षण विधि और अभिप्रेरणा। तो मित्रों अधिगम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक आपसे पूछा जा रहा है, और इसका जो राइट आंसर रहता है वो रहेगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ही अधिगम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इसको अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग भी कहा गया है, लेकिन किसके द्वारा कहा गया है ये बाद में बताऊंगा। तो मित्रों यहाँ चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है वृद्धि में, विकास में, अभिवृद्धि में और कोई नहीं। तो परिमाणात्मक मतलब जिसको मापा जा सके, गिना जा सके, वो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। तो मित्रों ये अभिव्यक्ति होती है वृद्धि में, अभिवृद्धि में नहीं। अभिवृद्धि में तो विकास और वृद्धि दोनों आ जाते हैं, और वृद्धि में सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन की ही अभिव्यक्ति होती है। अतः यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मित्रों। 11वां प्रश्न है, किशोरावस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो किशोरावस्था के संबंध में आपको असत्य कथन का चयन करना है। विकल्प है आपके सामने, किशोरावस्था में प्रतिभा प्रदर्शन की प्रतिकूलता के कारण द्वंद्व पैदा होता है। मित्रों दूसरा विकल्प आता है, इसे मनोवैज्ञानिकों ने नए कौशल व क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा है। तीसरा विकल्प आता है, किशोरावस्था को रोस ने शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल कहा है। और चौथा और अंतिम विकल्प है, किशोरावस्था को वैलेंटाइन ने आपराधिक प्रवृत्ति के विकास का नाजुक काल कहा है। तो आपको इसमें सिर्फ ये देखना है कि वो कौन सा विकल्प है जिसमें ये प्रदर्शित होता है कि ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो मित्रों इसका जो सही आंसर मैं अगर बताऊं तो इसका राइट आंसर आता है इसका दूसरा विकल्प। देखो मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को नहीं बल्कि बाल्यावस्था को नए कौशल व क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा है। तो मित्रों ये बाल्यावस्था की विशेषता है, न कि ये किशोरावस्था की। इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। बाकी के जो 3 विकल्प है वो बिल्कुल किशोरावस्था के संबंध में सत्य कथन है, और ये किशोरावस्था की विशेषताएं भी है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि ज्ञान की प्राप्ति किसी समस्या की समग्रता के साथ प्रत्यक्षीकरण व समाधान के लिए तर्क व समझ के उपयोग से होती है? विकल्प है आपके सामने, गेस्टाल्ट सिद्धांत,
अभिकर्मित अनुदेशन, शास्त्रीय सिद्धांत और अन्वेषण सिद्धांत। तो साथियों प्रश्न को समझिए। देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं कि समस्या की समग्रता, प्रत्यक्षीकरण, समाधान, इन शब्दों मतलब कोई सा भी प्रश्न हो उसके जो शब्द दिए जाते हैं उनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर को समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि पूरा जो प्रश्न होता है इतना कोई एक्सपर्ट नहीं होता है कि पूरा प्रश्न ही समझ जाए, नहीं, उसमें कुछ गिने चुने शब्द होते हैं, उनको समझ लो और उसके आधार पर उत्तर दे दो। यहाँ समस्या की समग्रता का संबंध किससे है? गेस्टाल्ट सिद्धांत से है, इसलिए इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा? प्रथम विकल्प इसका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों। 13वां प्रश्न है, किसने कहा अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है? मैंने पहले भी कहा था कि ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। वो क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि इस प्रश्न को मैंने इस टेस्ट पेपर में डाल रखा है, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं बताया कि ये किसने कहा था। विकल्प है स्किनर, थॉर्नडाइक, कर्ट लेविन और एडविन गुथरी। मित्रों इसका राइट आंसर जो आता है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ऐसा कहने वाले थे B.F. स्किनर, ब्रूस हर्श फ्रेडरिक स्किनर। इसका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। 14वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 14 आता है, आनुभविक अधिगम है बालक के अनुभव के माध्यम से घटित अधिगम, वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान, अध्यापक के शिक्षण व अनुभव से प्राप्त ज्ञान, और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका राइट आंसर बताइए, सही आंसर इसका क्या रहेगा? मित्रों आनुभविक अधिगम का मतलब है बालक के अनुभव के माध्यम से घटित अधिगम को ही आनुभविक अधिगम कहते हैं। आनुभविक अनुभव किससे? बालक खुद जो क्रिया करेगा उससे जो अनुभव उसको प्राप्त होगा और उसके माध्यम से जो उसे अधिगम होगा उसको ही आनुभविक अधिगम कहा जाएगा। मित्रों कुछ चीज़ें होती है एग्जाम में जो आपका सिलेक्शन करा जाती है, उन चीज़ों को ढूंढना सीखो, तभी काम चलेगा। पेपर देने वाले बहुत सारे हैं, क्या सभी का सिलेक्शन होता है? नहीं, कुछ विशेष तो आपको करना ही पड़ेगा भैया। ऐसा नहीं है कि आप सभी की तरह पढ़ लो और आप सोचो कि सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। मित्रों यहाँ आपका प्रथम विकल्प सही है। बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊंगा किस प्रकार आपको एग्ज़ाम देते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है। जब विज्ञप्ति आ जाएगी तो मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि जो 3 महीने आपके पास बचेंगे विज्ञप्ति के बाद में, उस समय में आपको किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन बिना किसी रुकावट के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। मित्रों यहाँ पर प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है और मुझे पूरा विश्वास है कि यार अगर एक बार बात मान के देखो मेरी इन चीज़ों को, आप हमेशा याद रखोगे पूरे जीवन भर आप इस चीज़ को कि यार हमें किसी PN लोधा ने पढ़ाया था। मित्रों यहाँ आपका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15वां प्रश्न है, वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए, मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, कुसमायोजित बालकों की पहचान के लिए और उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसका अगर मैं सही आंसर बताऊं तो सही आंसर आता है जो वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापने का प्रयोग है वो मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। देखिए प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या आता है मित्रों? 16वां प्रश्न है, RT 2009 के प्रावधान के अनुसार किसी प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम कितने शिक्षकों का प्रावधान है? प्राथमिक विद्यालय का मतलब है जो PS स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं कक्षा 1 से 5 तक, वहाँ पर कम से कम कितने अध्यापकों का होना जरूरी है? 2, 1, 3 और 6। तो मित्रों RT 2009 मैंने बड़े विस्तार से आपको पढ़ाया है और बहुत सौ ने कमेंट किया था, बहुत से मित्रों ने, कि सर आपने धाराएं तो बताई नहीं यार, धाराओं में से क्वेश्चन नहीं आता है, आया ही नहीं अभी तक, इसलिए मैंने धारा नहीं पढ़ाई है। इतनी झंझटबाजी क्या के लिए? अगर जो चीज़ पता है कि धाराओं में से आज तक CTET में क्वेश्चन आया, क्या कभी आया हो तो बताना कि सर वहाँ पे आया था रीड प्रयास CTET में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की नहीं कह रहा हूँ मैं। मित्रों यहाँ आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल पहला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। मतलब जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पर न्यूनतम 2 अध्यापकों का होना अति आवश्यक है। तो मित्रों यहाँ प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। एक बालक गृह कार्य करके न लाने का कारण स्वयं की गलती न बताकर नोटबुक गुम हो जाने का बहाना बनाता है। तनाव दूर करने की इस उपाय को कहा जाएगा? औचित्य स्थापन, आत्मीकरण, प्रत्यावर्तन और पलायन। तो मित्रों प्रश्न को समझे कि गृह कार्य करके नहीं लाया जान करके और यूँ कह रहा है कि सर मेरी तो नोटबुक ही गुम होगी, तो वो यहाँ पर राइट आंसर जो आता है वो रहेगा
औचित्य स्थापन। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? औचित्य स्थापन। मित्रों, औचित्य स्थापन को ही युक्तिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युक्तिकरण कहा जाता है। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें आपको प्रक्षेपण आंसर बताया था, लेकिन वहां पर औचित्य स्थापन या युक्तिकरण विकल्प में नहीं था। मैंने वहां पर भी बोल दिया था कि औचित्य स्थापन या युक्तिकरण अगर राइट विकल्प में रहता तो आपका आंसर वो ही माना जाता। मित्रों, यहाँ प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 17 में। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18वां प्रश्न है मित्रों, निम्न में से किस विद्वान की मान्यता है कि बालक का विकास किसी के हाथ में नहीं होता बल्कि सभी तत्व प्रकृति पर निर्भर रहते हैं? डार्विन, केडोल, रूथ बेनेडिक्ट और सोरेनसन। तो मित्रों, ये जो प्रश्न दिया गया है इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा डार्विन। डार्विन एक प्रकृतिवादी थे। इन्होंने ही बताया था कि बालक का विकास किसी के हाथ में नहीं होता बल्कि सभी तत्व किस पर निर्भर करते हैं? प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अतः यहाँ आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? प्रथम विकल्प बिल्कुल राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। मित्रों, 19वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में पूर्व प्राथमिक स्तर पर अधिगम का उचित माध्यम है। एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको बताना है उपदेशात्मकता, खेल, क्रियात्मकता और बौद्धिकता। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर आता है पूर्व प्राथमिक स्तर मतलब जो नर्सरी स्तर है वहाँ की बात की जा रही है, और उसके अनुसार छोटे बच्चों को किसके माध्यम से सिखाना चाहिए? खेल के माध्यम से। इसलिए आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। मित्रों, आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 क्या है देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, अगर अच्छा लगता है तो मोटिवेशन दें मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के प्रति अपनी आत्मीयता बनाए रखें। प्रश्न नंबर 20वां देखेंगे मित्रों। 20वां और अंतिम प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी है? प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि या व्याख्यान विधि? तो साथियों, अगर प्रतिभाशाली बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि की बात करूं मैं, तो मैंने आपको जब साइकोलॉजी का कोर्स कराया था तो अच्छी तरह से बताया था कि इनके लिए प्रयोजना विधि सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि मानी जाती है। ठीक है, आपका प्रथम विकल्प इसमें सही रहेगा। तो कमेंट करके जाए जितने प्रश्न सही होते हैं, और ये भी बताया जाए कि टेस्ट आपको कैसा लगा। तो मित्रों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।